मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बुलंद। जो उद्धव ठाकरे ने एक और बात कही और कहा कि अगर इतनी चिंता है हिंदुओं की तो जाना चाहिए मोदी शाह जी को बांग्लादेश। भाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार में आप ही हो। इससे ज्यादा हिंदूवादी संस्कार सरकार तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकती जितनी हिंदूवादी सरकार ये है। और हिंदूवादी सरकार के रहते भारत की जो समर्थक नेता है उनको देश छोड़ना पड़ गया। मोदी जी तो यूक्रेन यूक्रेन में युद्ध रुकवा देते हैं। अब वहां बांग्लादेश में कैसे नहीं रखवा पाए उनको? शेख हसीना को ये भी सवाल है कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने में भी तो प्रॉब्लम है ही, बांग्लादेश में ही रखवा देते कि हम भेज रहे हैं लोगों को। तो उद्धव ठाकरे ने सही समय पे सही हमला किया है। और उद्धव ठाकरे जो करने गए हैं दिल्ली, उसका किस्सा बड़ा स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में जो सर्वे, इंटरनल सर्वे बीजेपी के हैं, वो भी बता रहे हैं कि 50 से 75 सीटों के बीच में जाके सिमट जाएंगे। और ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में इज्जत बचे। जीत मिलने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, अब महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इज्जत कैसे बचे। और इसलिए लड़ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय ये एकनाथ शिंदे जी, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। और अब एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव होगा और नतीजा होगा आएगा, या नतीजा आने से पहले, दोनों स्थिति में, नतीजा आने के बाद कौन नेता बनेगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, नतीजा आने से पहले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में? मोदी जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा जब भी तो जो स्थानीय क्षत्रप है उनके नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। अब क्या एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या अजित पवार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, या क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल है। इसलिए कई पत्रकार पहले कहते रहे, हालांकि मैंने कभी नहीं बोला कि देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अभी वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी गलती करेंगे और विधायक कहीं शिवसेना वाले सरक लिए तो और फजीहत हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में तो क्लियर है उनकी परेशानी है। अब बांग्लादेश वाले प्रसंग में भी मैं बोलूंगा, जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह का बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि गिरिराज सिंह इसी तरह का बयान देने के लिए फेमस है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह हिंदुओं के साथ फलाना हो रहा है, और कांग्रेस के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग जो है फिलिस्तीन के नाम पर तो रो रहे थे, फिलिस्तीन के नाम पर मर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? तो भाई, फिलिस्तीन के नाम पर जो कर रहे थे, और आप जो अभी तो सत्ता में हो, उनके रोने से क्या फर्क पड़ता? आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो तोप लगा सकते हो, राफेल से जो है आप उनकी निगरानी करते हुए शेख हसीना को ला सकते हो दिल्ली तक, अगरतला से, तो यहाँ वहां लगा सकते थे राफेल, धमका सकते थे कि खबरदार अगर हिंदुओं को मारा तो यहाँ से हम तोप दागेंगे, तुम सारे मारे जाओगे। ऐसा कर सकते थे। और वो कौन है? वो जो हिंदुओं को परेशान करने वाले लोग हैं बांग्लादेश में, वो कौन लोग हैं? वो जमाते इस्लामी के लोग हैं या हिंदू जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, वो लोग हैं। तो आप जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों को जवाब दीजिए, लेकिन क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए हिंदू कट्टरपंथी होना होगा? अगर आप हिंदू कट्टरपंथी बनकर के जवाब देंगे तो क्या जवाब कबूल किया जाएगा? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए 50-55 कंट्रीज हैं मुस्लिम के, लेकिन शेख हसीना जो है भारत क्यों आई, बाकी देश शरण क्यों नहीं दे रहा? तो भाई, ये तो मुझे तो लगता है ये गर्व का विषय है। हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट है उनको भी गर्व करना चाहिए था कि भाई, भारत में ऐसा कौन सा गुण है जो फंडामेंटलिस्ट पे भारी पड़ जाता है। और इसका श्रेय मोदी जी को तो कतई नहीं दिया जाएगा कि मोदी जी की वजह से वो शेख हसीना यहाँ आई। शेख हसीना का संबंध तो बहुत पुराना है। तो जो भी हो, मैं उसमें भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हिंदू का क्या हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है। हमको चिंता है कि भारत में जो नागरिक हैं उनका क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं भारत में नागरिकों का हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। फिर जो है आप उनको जो है दलित के नाम पर पीटते हो, फिर उनको ओबीसी के नाम पर पीटते हो। और ये जो चलाया जा रहा है, आरक्षण को लेकर के चलाया जा रहा है कि देखिए वहां आरक्षण को लेकर के इतना बाबेला मचा, भारत में भी आरक्षण है। अरे, वहां के आरक्षण में और यहाँ के आरक्षण में अंतर नहीं है। तो ये नैरेटिव बीजेपी के लोग तरह तरह से करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है तमाम नैरेटिव में वो जो है फ्लॉप साबित हुए। और ये जो विनेश फोगाट वाला जो मामला है, अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, खेल उतना नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सवाल क्यों बनता है। आज दिन में भी हम और सुनील जी थे,
मेरे मन में जो सवाल उभर रहे थे कि भाई अचानक वजन कैसे बढ़ गया। अभी तो सेमीफाइनल में थी वो, सेमीफाइनल में सब ठीक ठाक था, सेमीफाइनल से फाइनल में आते हुए अचानक ऐसा क्या होगा कि वजन बढ़ गया, तो मुझे नहीं समझ में आया। संदेह क्यों पैदा होता है उसका आधार बताऊं। संदेह इसलिए पैदा होता है कि विनेश फोगाट जब लड़ाई लड़ रही थी, अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम चीजें कर रहे थे, तुमको देख लूंगा और फलाना कर दूंगा, तमाम जो दबंग लोग करते हैं वो कर रहे थे। और जो कुश्ती संघ है उसमें अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह की चलती है। अब ये भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो फलाना को जाना था लेकिन जांच नहीं हुई, जबरन फिनेस ये जो है विनेश फोगाट चली गई, इसलिए उसको तो हारना ही था, यहाँ किसी का हक मारा गया, ये भी चल रहा है। ये भी कई विनेश फोगाट के खिलाफ ट्रोलर्स जो है वो सोशल मीडिया पे देखिए ढेर सारी गालियां दे रहे हैं। प्रशांत भाई ने भी शेयर किया है ट्वीट कई लोगों का, उसमें देखिए उनमें भी गालियां भरी पड़ी हैं। विनेश फोगाट और दूसरे लोग कर रहे हैं, उस पर गालियां भरी पड़ी है। ये कौन दे रहे हैं गालियां? ये गालियां देने वाले लोग किसने पैदा किए, और जो पैदा किए क्यों गालियां देते हैं? वो इसलिए गालियां देते हैं कि आप उनके खिलाफ बोलिए मत। लेकिन संदेश जाता है, प्रधानमंत्री अचानक जो है ट्वीट करते हैं कि तुम चैंपियन की चैंपियन हो और फिर कम बैक करोगी। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट उस समय क्यों नहीं किया था जब उसके इज्जत पे हमला हुआ था, या कह रही थी वो कि हमारी इज्जत पे हमला हुआ है। जब दिल्ली की पुलिस जो है उसको अपने बूट के तले रौंद रही थी, उसको घसीट रही थी, तिरंगा गिरा हुआ वहां पे जमीन पे, आप वो भी देख लीजिए, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे थे? जो गृह मंत्री जी ने कहा और जो रेसलर्स गए थे, जो उनके प्रतिनिधि गए थे और जिस तरह से उनको धमकाया था गृह मंत्री ने, वो क्या बताता है? तमाम चीजें बतलाती है कि आपके विपरीत जो लोग खड़े होते हैं उनके समय जब कोई चीजें होती है तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपका इतिहास रहा है ऐसा, आप साजिश रचने में माहिर माने जाते हो। आप जिसे बांग्लादेश में चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं था, देश में चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, लगातार आज भी बोल रहे हैं लोग। डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी हो या जो एडीआर हो, दोनों कह रहे हैं कि आप 79 सीटों पर जीते हो, ज्यादा वोट काउंट किया गया। कब से कर रहे हैं? आपने भी प्रोग्राम किया था कि इतने वोट कैसे बढ़ गए। तो तमाम शक के तमाम दायरे दिखाई पड़ते हैं, शक के तमाम गुंजाइश बनती है। और आपने जब से आपकी स्थापना हुई है तब से आज तक आप षड्यंत्र रचने में माहिर माने जाते हो, तरह तरह के षड्यंत्र रच देते हो। किसको गाली दे दोगे, कब किसको क्या बोल दोगे। आप जो है इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हो कि आप कहते हो कि मैं ओबीसी हूं, और आप प्रधानमंत्री बना, ये राष्ट्रपति बनाते हो दलित को, राष्ट्रपति बनाते हो आदिवासी को, और एनएफएस आपके राज्य में ज्यादा क्रिएट हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नहीं हमने बैकलॉग रखा हुआ है, तो कब भरोगे? बैकलॉग कब भरा जाएगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद? 10 साल में तो आपने बैकलॉग भरा नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल जो है वो कैसे हो जाता है? वो जो है वाइवा में कैसे हो जाता है नॉट फाउंड सुटेबल? जब वो रिटर्न दे रहा होता है तो पास हो जाता है। वो किस आधार पे हो जाता है? सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं? तो तमाम जगहों पे शक है, और शक की वजह खुद ये सरकार है, क्योंकि इसके दो डबल स्टैंडर्ड बयान होते हैं, कभी इधर बयान कभी उधर बयान। और जिस तरह से ईडी ने किया, जिस तरह से सीबीआई ने किया, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ आप चलाते हो, आप राहुल गांधी के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ आपने क्या नहीं किया? अभी हाल में जो है राहुल गांधी को जो बोला अनुराग ठाकुर ने, क्या वो सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या कोई ये कहेगा कि जिसकी जात का पता नहीं हो? अरे तुम्हारी जात का कहां से पता है भाई? तुम्हारी जात का भी पता नहीं, और जात से कैसे पता चलेगा? कि तो माँ बताएगी कि किस जात के हो तुम। तो ये इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग, गंदी मंगलसूत्र ले जाएगा, भैंस खोल के ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला। तो इस तरह के लोगों में शक पैदा होगा, क्योंकि ये मेरिट वाले लोग नहीं है, ये भ्रम फैला करके आए। ये कहा था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में बंद कर देंगे। किसको बंद किया जेल में? और जिसको आपने बंद किया जेल में उसके बारे में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह देता कि कोई सबूत नहीं है। अब बताओ, नीट पे प्रकरण जो हुआ उसमें भी सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो आपने किया वो भी संदेह पैदा करता है। तो आप हर जगह तो वही कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो। हिंदू मुसलमान भी झूठा फैलाते हो। भाई सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित जो है वो हिंदू से है।
वो चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या जितने आप उठाइए, मर्डर के केसेज, रेप के केसेज, बदमाशी के केसेज, ज्यादातर आपको हिंदू मिलेंगे, हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी हमको परेशान करता है ना। और ये सब करके आप क्या करते हो, जो मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू रहते हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, उनकी जान को खतरे में डालते हो। क्योंकि आपके जैसे लोग बांग्लादेश में भी हैं, आपके जैसे लोग पाकिस्तान में भी हैं। और इसका सबूत ये है कि आपने ही सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी। आपने ही सरकार बनाई थी जिसको आप गालियां देते रहते हो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ। तो आप उनके साथ इसलिए मिल जाते हो कि आपका दोनों का सेम पिच है। दोनों धर्म को लेकर के दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, नागरिकों को बेवकूफ बनाते हो। वो भी फंडामेंटलिस्ट हैं, वो भी नागरिकों को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर, और आप भी बेवकूफ बनाते हो। जबकि आप सब चल रहे होते हो साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से। आपका कहीं अल्लाह काम नहीं आता है, न कहीं भगवान काम आता है, और आप उसके नाम पे बेवकूफ बना रहे होते। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को बना रहे हो, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों को बना रहे हैं। लेकिन बड़ी आबादी है जो आपको खारिज कर रही है, और लगातार खारिज कर रही है। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, कि 2-4 गुंडे ही जो है पूरे समाज पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। जी। लेकिन जब समाज उठ के खड़ा होता है, फिर कहानी बदल जाती है। और नूह की घटना जो है वो बतलाती है कि जिस दिन समाज उठेगा उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तानाशाही जब नहीं रहते हैं तो ये फंडामेंटलिस्ट कैसे रहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ